हेलो लर्नर्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें आज मैं आपको क्लास 9th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। वो टॉपिक आपके सामने है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जी, जितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है उतनी डिटेल में, उतने बढ़िया तरीके से, उतनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको ये करवाऊंगा। ये कंफर्म है। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद, इस स्टैंडर्ड में क्लास 9th में आपको इस टॉपिक पे 101% कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं श्योरिटी लेता हूं। तो बेटा जी, देरी ना करते अपने टॉपिक को शुरू करेंगे और बने रहें हमारी वीडियो में हमारे साथ करने के लिए वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं बेटा जी, हम जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है हमें पहले वो पता होनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक को जिसको करने जा रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। देखो, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया था एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। अब अगला टॉपिक जो है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको करके हमें क्या पता लगेगा। देखो, जब सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हमें पता लगेगी उसकी वैलेंसी, और वैलेंसी के बाद ही आपको पता लगेगा कि आयंस कैसे बनते हैं। बिना वैलेंसी के आयंस नहीं पता लगेंगे आपको कि आयंस कैसे बनते हैं, कितना चार्ज आएगा किसी भी आयन के ऊपर। और बिना आयंस के आप केमिकल फॉर्मूले नहीं बना पाओगे, जो कि आपकी 9th के अंदर ही सारे काम आपको करने हैं। आयंस का टॉपिक भी, केमिकल फॉर्मूले बनाने का टॉपिक भी, ये सारे क्लास 9th के अंदर हैं। तो बेटा जी, जब तक आप डायरेक्ट सोचोगे कि केमिकल फॉर्मूले बना लूं, आयन बना लूं, बिना करे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टॉपिक को, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ रटना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप कर रहोगे वो 100% ठीक होंगे। तो बेटा जी, श्योरिटी के लिए, टॉपिक को कवर करने के लिए क्यों ना 10-15 मिनट, 20 मिनट हमारे साथ बिता लिए जाए, हमारे टॉपिक को देख लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो आपको उसके बाद 100% ये टॉपिक क्लियर होगा और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इस टॉपिक के ऊपर। देरी ना करते टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। कहते हैं कि जब भी हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, हमारी सराउंडिंग में हम बहुत सारे केमिकल चेंजेस को देखते हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस को हम ऑब्जर्व करते हैं हमारी सराउंडिंग में, जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन या बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे केमिकल चेंजेस को हमारी सराउंडिंग में हम ऑब्जर्व करते हैं। ये सारे केमिकल चेंजेस क्यों होते हैं बेटा जी हमारी सराउंडिंग में? ये सारे केमिकल चेंजेस, जैसे मैंने एग्जाम्पल ही ले लिया रस्टिंग ऑफ आयरन का, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। जब लोहे को जंग लगता है, आयरन का सिंबल होता है Fe। लोहे को जब जंग लगता है तो जंग कैसे लगता है बेटा? जब उसके साथ मॉइस्चर है, मींस वाटर है, ऑक्सीजन है, या दूसरी गैसेस जो हैं वो रिएक्ट करती हैं, वो कंबाइन करती हैं, तो आयरन को खराब कर देती हैं, आयरन के ऊपर रस्ट जमा हो जाता है। ये कंसेप्ट है केमिकल चेंज का, ये कंसेप्ट है उसको समझाने का। आयरन का एग्जांपल जो मैंने आपके सामने लिया। अब मैंने इसका एग्जांपल क्यों लिया, इस टॉपिक में हम क्यों गए वैलेंसी के टॉपिक से, तो बेटा जी आपको समझ में आएगा कि कहता है कि जब हम अपनी सराउंडिंग में जाते हैं तो हमने केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व किया, तो उसी तरह से ही हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कहते हैं कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं केमिकली एक्टिव होते हैं और कुछ एलिमेंट्स केमिकली इनएक्टिव होते हैं। मैंने शुरू से बताया बेटा जी, आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा, आप अगर वीडियो देखें उसके बाद बताएं कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। कहते हैं कि हमारे पास, हमारी सराउंडिंग में दो तरह के एलिमेंट्स हैं, कुछ तो होते हैं केमिकली एक्टिव और कुछ होते हैं केमिकली इनएक्टिव। एक्टिव में जैसे आपके पास अभी अपने एग्जांपल लिया, आयरन है, या मेटल में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो केमिकली एक्टिव हैं। कहते हैं कुछ एलिमेंट्स जो केमिकली इनएक्टिव हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, या गोल्ड की भी बात करूं, गोल्ड भी काफी हद तक इनएक्टिव एलिमेंट होता है। इन एलिमेंट्स को हम नोबल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इन एलिमेंट्स को हम नोबल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये कम रिएक्टिव होते हैं, यूं कहूं कि ना के बराबर रिएक्टिव होते हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए।
अब क्वेश्चन अराइज होता है इन सारी समस्याओं का, इस सारी कंसेप्ट का, भाई हम ये बातें कर क्यों रहे हैं। एक्टिविटी को समझने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, एक्टिव हैं, और कुछ एलिमेंट्स कैसे हैं, इनएक्टिव हैं। तो ये कहता है कि ये भी कैसे पता लगता है हमारे को, ये सारी बातें डिटेल में वैलेंसी में जल्दी पहुंचने वाला हूं मैं। ये कहता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी एलिमेंट केमिकली एक्टिव है, कोई भी एलिमेंट केमिकली एक्टिव है या वो केमिकली इनएक्टिव है, वो पता लगता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। वो पता लगता है बेटा जी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एटम की। अब आप कहोगे जी ये क्या चर्चा है, कहां वैलेंसी पढ़ा रहे थे, कहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहे थे, कहां हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गए। तो बेटा जी जल्दी ही रिलेट करूंगा अपने इस टॉपिक को, और सारी बातें जो बताई जा रही हैं वो सारी की सारी आपकी रिलेट होंगी आगे। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहता है कि अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो इलेक्ट्रॉनिक में मतलब होता है इसका इलेक्ट्रॉन्स, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सबको पता है कोई भी एक एटम है, एटम में तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, शेल्स में, और प्रोटॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ये शेल्स में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब इस बात को, इस स्क्रीन को आपने देख लिया, मैं अगली स्लाइड में चल रहा हूं। इस स्क्रीन को आपने देख लिया, इस स्क्रीन को देखने के बाद आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स, अरेंजमेंट of electrons in their respective shells। जिन शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रहे हैं उसको अरेंज करना ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को देखते हुए मैं आगे चलता हूं। ये कहता है कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, कहता है जब एटम में सेंटर पे तो न्यूक्लियस है और बाहर क्या होती हैं, शेल्स होती हैं, और इन शेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर होता है किसी भी एटम का। अब देखें इसमें, ये कहता है, ये कहता है जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करते हैं, जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करते हैं, उनको फिल करते हैं उनकी रिस्पेक्टिव शेल्स में, तो बेटा जी वो ऐसे ही नहीं होते, उनके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो फिल होते हैं। यानी कि कहता है हमारे पास जैसे न्यूक्लियस के बाद जो पहली शेल है, न्यूक्लियस के बाद जो हमारी पहली शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकंड शेल जो होती है उसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अभी मैं आपको सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक बताऊंगा, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में हम किस लेवल को कर रहे हैं, हम 9th लेवल को कर रहे हैं, तो हमारी एनसीईआरटी में 20 एलिमेंट्स तक की बात की जा रही है। नेक्स्ट में 8 आएंगे और लास्ट में बचे हुए पेंडिंग सारे इलेक्ट्रॉन्स जो 2 बचेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें, मेरी बात को दोबारा समझें, ये कहता है कि हमने अभी तक जो पढ़ना है वो 20 एलिमेंट्स तक पढ़ना है, कैल्शियम तक मैं अभी आपको करवाऊंगा। ये कहता क्या है, कहता है कि पहली शेल, एटम के अंदर जो शेल्स होती हैं, पहली शेल में मैक्सिमम, ये मैक्सिमम की लिमिट है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पहली शेल में, 2। नेक्स्ट में कितने आएंगे, 8, ये सेकंड शेल की बात होगी। नेक्स्ट में कितने आएंगे, 8 और देन 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, कैल्शियम की 20 एटॉमिक नंबर की। इसको हम कैसे फिल करेंगे हर एलिमेंट के अंदर वो सिखाता हूं मैं आपको। इसको आप नोट डाउन कर लें, 2882 को, इसको नोट डाउन कर लिया। आगे देखें, जैसे हम बात करें, हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11।
सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें 11। पहली बात तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने आने चाहिए। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं वेरी गुड, ये तो आप हमारे एटॉमिक नंबर की वीडियो देख सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन है 11 और इनको अगर हमने अरेंज करना है, इनको अगर हमें अरेंज करना है तो कैसे करेंगे। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम 2। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम 2। अब 11 के बाद 2 चले गए, कितने पेंडिंग रह गए 9। तो नेक्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा चुके हैं 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा चुके हैं 10। कितने इलेक्ट्रॉन पेंडिंग रह गए 1। तो 281 टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए। 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, वो मैंने आपके सामने लिख दी। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल बहुत हैं। कहते हैं हमने एग्जांपल लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना है 17। सामने साफ लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का 17, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तक। अगर इसको मैं अरेंज करता हूं इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2। कितने पेंडिंग रह गए 15। नेक्स्ट में कितने आ गए 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा चुके हैं 10। टोटल हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 फिल किए जा चुके हैं, तो कितने पेंडिंग रह गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स पेंडिंग रह गए 7। और वो कहां आएंगे थर्ड शेल में, क्योंकि थर्ड शेल की लिमिट कितनी थी 288। 8 तक आ सकते हैं, लेकिन 8 में 7 अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि 8 मैक्सिमम लिमिट है, हम 7 तक भर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल मैं और ले सकता हूं। हम एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम का, 13 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियस है कि 13 हो गए, इस पे टाइम खराब नहीं करेंगे। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। नेक्स्ट में कितने हुए 8। तो 2 और 8 कितने भरे गए 10। टोटल कितने हैं अभी 13। 13 माइनस 10, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पेंडिंग रह गए 283। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप कोई और एग्जांपल अपनी मर्जी से भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया पोटाशियम का 19। पहली में 2, देन 8, देन 8। ये आप देखेंगे ये 18 इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं, लेकिन टोटल कितने हैं 19। तो लास्ट में आ जाएगा 1, 2881। कोई भी एग्जांपल, नाइट्रोजन 7, 2 और फिर 5, फ्लोरीन 9, 2 और 7, किसी भी एलिमेंट को आप करके देखें, इनको आप इजीली अरेंज कर पाएंगे इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक समझा चुका हूं कि कैसे अरेंज किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। तब अपने टॉपिक पे चलते हैं जो हमने शुरू किया था, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन, विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। बस पिछली टॉपिक को समझ में आया तो इसको भी समझ में आएगा, देखोगे। ये कहता है कि ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं। इस बात को समझें। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। ये कहता है, हमने एग्जांपल लिया अगेन सोडियम का, हमने एग्जांपल लिया अगेन सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स 11, कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देखेंगे 281। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे 281। ये आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों करवाया गया सारा टॉपिक ये। अब आप साफ देखेंगे यहां पे 3 शेल हैं, सोडियम में 3 शेल हैं। पहली शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्ड शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। बेटा जी मैंने तीनों को मेंशन कर दिया है, तीनों को मेंशन कर दिया है। 3 शेल हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड शेल मींस आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी। आउटर मोस्ट का मतलब हो गया सबसे बाहर की, सबसे सराउंडिंग की, सबसे बाहर की तरफ जो शेल है उसे कहेंगे आउटर मोस्ट शेल। और तो कौन सी है, ऑब्वियस है कि थर्ड शेल है, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। तो इसका मतलब 1 क्या हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 क्या हो गए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द
आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे चलें हम और एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया वही क्लोरीन का 17। आप इसमें एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन 17 होंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 287 और आप देखते ही बताएंगे, कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ गई देखते ही बताएंगे कि हाँ जी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, थर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हैं, आउटर मोस्ट शेल में, सॉरी। तो इन्हीं को ही नाम दिया गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को नाम दिया गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और कितने भी एग्जांपल आपने देखने हो, नाइट्रोजन 7 2 5, ऑक्सीजन 8 2 6, कितने भी एग्जाम्पल देखने हो आपने उतने एग्जाम्पल आप करके देख सकते हो। इसके अलावा फ्लोरीन का एग्जाम्पल ले सकते हो 9 2 7। तो अब सभी में आउटर मोस्ट शेल देखते जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, इसमें भी सेकंड है और इसमें भी सेकंड है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, इसमें 6, यानी कि 5 6 एंड 7। इसी तरह से ही अगर हम नियोन की बात करें, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 2 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बेटा जी देरी ना करते हुए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे ही। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए होंगे। अब हम वैलेंसी की तरफ मूव ऑन करते हैं। वैलेंसी क्या होती है देखें जी, आगे चलते हैं। ये कहता है, अब नेक्स्ट हेडिंग मेरे पास है वैलेंसी। ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी बातें बताऊंगा वन बाय वन, सब कुछ डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी हमें पता तो होना चाहिए ना कि वो चीजें होती क्या है। वैलेंसी की हेडिंग लिखेंगे, वैलेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जो शुरुआत की थी वहीं पहुंचूंगा मैं दोबारा। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी, उसी को कहा जाता है वैलेंसी। ये कहता क्या है, ये कहता है कि जब भी कोई भी एलिमेंट कंबाइन करेगा तो वो किस कैपेसिटी से कंबाइन करेगा, किस एबिलिटी से कंबाइन करेगा, वो डिसाइड करती है वैलेंसी। या यूं कहूं मैं आपको कि वैलेंसी ही एक मेजर फैक्टर है, वैलेंसी ही एक मोस्ट कॉमन फैक्टर है। वैलेंसी क्या है, मोस्ट कॉमन फैक्टर है किसका, केमिकल रिएक्शंस का। जब भी मैंने आपको शुरुआत केमिकल रिएक्टिविटी से करवाई, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू करवाई, ये कहता है कि अभी हम पढ़ेंगे जब वैलेंसी को पूरी डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जब कोई भी केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, तो वैलेंसी ही एक मेजर फैक्टर है जो यहां रोल प्ले करता है। तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को कंबाइन करने की कैपेसिटी, उसे कहा जाता है वैलेंसी। तो क्या है समझते हैं। देखो जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई 2 8 करके, कि ऐसा कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये यही क्यों आई, ये आगे पढ़ेंगे हम हायर क्लासेस के अंदर। अभी देखें, ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है इलेक्ट्रॉन्स को भरने का। अब होता क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब अगर हम मैच करें, अगर हम 281 को मैच करते हैं हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो कि 28 या 288 होती है, मेरी बात समझें, क्योंकि उसमें 3 शेल हैं। सोडियम में कितनी शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, 281। तो इसके नियरेस्ट अगर हम बात करें, या तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 28 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये भी कैसे हैं, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये कैसी है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 28 या 288। ये भी कैसी है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात को समझें। ये कहता है कि हमारे पास सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281 और सोडियम स्टेबल नहीं है। ये तो समझ में देखते ही आता है कि सोडियम स्टेबल नहीं है, क्योंकि या तो वो 28 होता या वो 288 होता। तो इन दोनों से वो अलग है, क्योंकि उसके पास थर्ड शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है 281। मेरी बात समझ में आ रही है। इसके पास क्या है, 281 की कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल नहीं होती, जो कि स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्या है, स्टेबल है 28 या 288।
तो ऑब्वियस है कि सोडियम क्या करेगा, इसका नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। कहते हैं सोडियम क्या करना चाहेगा, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, अभी वो स्टेबल नहीं है, मान लो ये स्टेबल नहीं है, ये अभी कैसा है, मैं लिख देता हूं कि नॉट स्टेबल। अभी ये स्टेबल नहीं है तो ये स्टेबल होना चाहेगा, ये स्टेबल होना चाहेगा। और स्टेबल कैसे होगा, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, इस बात को ध्यान से सुनेंगे, कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होगा, जब वो इस स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन को, नोबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा। मैं लिख देता हूं, जब कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होगा, जब एलिमेंट नोबल कॉन्फ़िगरेशन को, नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। वो कैसे करेगा बाद की बातें हैं, लेकिन अभी समझ में आना चाहिए कि सोडियम अपनी जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा तो वो स्टेबल होगा। तो स्टेबल होने के दो रास्ते हैं, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दे तो ये रास्ता आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन घटा दे तो 2 8 10 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो ये रास्ता अचीव होगा। अगर ऐसा वो नहीं करता तो उसके पास एक ऑप्शन है, वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, तो 2 8 8 का रास्ता बन जाएगा, 7 और ले आएगा तो 2 8 8 का रास्ता बन जाएगा, एक निकाल देगा तो 2 8 का रास्ता बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ऑब्वियस है कि अगर हमें काम करना हो, हमें स्टेबिलिटी मिल रही है, एक लूज करके भी एक इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया बाहर तो भी स्टेबल हो रहे हैं, या 7 और खींच के लाने पड़ेंगे, 7 को खींच के लाना पड़ेगा तो भी हम स्टेबल हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उस रास्ते पे जाएंगे जो इजी होगा, और इजी हमें पता है कि कौन सा होगा, एक इलेक्ट्रॉन को उठाया और बाहर फेंक दिया। 7 को खींच के लाने से अच्छा है एक को उठाया और बाहर फेंक दिया। तो इसका मतलब नोट डाउन कर लिया आई थिंक। अब ये कहता है, इसका मतलब क्या है, कहता है कि अगर हम सोडियम की बात करें ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, माइनस कर देगा, 2 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप कहोगे जी ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, अब समझें। ये कहता है कि जब इनिशियल स्टेज पे एटॉमिक नंबर 11 था तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, प्रोटॉन भी 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे और प्रोटॉन भी 11 थे। लेकिन अब हमने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन रह गए 10, और प्रोटॉन अभी भी फिक्स्ड हैं। प्रोटॉन कितने, अभी भी 11, यानी कि 10 नेगेटिव चार्ज हैं और 11 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नहीं आया तो भी एक एग्जांपल और लेते हैं, समझ में तो आएगा। समझाना हमारा काम है, समझाना हमारा काम है, समझ में तो आएगा, एक नहीं तो अगले एग्जांपल में आ जाएगा। 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। इनिशियली अगर मैं बात करूं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, और प्रोटॉन भी अब साथ लिख देता हूं 17। ये लो जी, इलेक्ट्रॉन भी 17, प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। यहां तक तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा, एटॉमिक नंबर से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, और अगला स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, कोई डाउट नहीं है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 7। अब ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, ये भी अभी कैसा है, ये भी अभी कैसा है, अनस्टेबल है। तो ये कैसा होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। और स्टेबल होने का क्या रास्ता है, 287 से। कहता है 287 से दो रास्ते निकलेंगे, एक है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, 288 में कन्वर्ट हो जाऊं, या 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दूं, 28 में कन्वर्ट हो जाऊं। और आप समझ सकते हो, एक लेना आसान है या 7 को फेंकना खींच के बाहर मुश्किल है, आसान है। देखेंगे आप, एक लेना आसान है या 7 को फेंकना आसान है। तो आप कहोगे जी एक को लेना आसान है तो हम 288 में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन थे 17, अब हो गए 18, प्रोटॉन थे 17, प्रोटॉन अब भी 17 है, यानी कि एक सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले से इलेक्ट्रॉन कम हुए थे, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, पहले इलेक्ट्रॉन कम थे, अब इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया है। तो इसी हिसाब से हम इसको चार्ज को कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल और लूंगा, फिर इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8,
कॉन्फ़िगरेशन 26, कॉन्फ़िगरेशन 26। अब इसने स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये 28 बनाना चाहेगा। इजी में बात करूं, 26 से क्या बनाना चाहेगा, ये 28। और 28 कैसे बनाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब आप बाद में पूछ सकते हो बात कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं भाई, कहां से गेन हो रहे हैं, कहां से लूज हो रहे हैं। बेटा जी ये बातें बताऊंगा वो अगले टॉपिक में, जब हम आयंस की फॉर्मेशन की कंप्लीट डिटेल बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे। अभी देखें 26 से ये 28 में कन्वर्ट हुआ, 26 से ये 28 में कन्वर्ट हुआ बाय गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले इलेक्ट्रॉन 8 थे, गेन करने के बाद 10 हो गए। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 8। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, कितने, 2, तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बताया जा रहा है आपको, मेरी बात समझ में आ गई। तो यानी कि हमने भी यही सीखा कि कोई भी एलिमेंट, सबसे पहले हम एलिमेंट में जो एटम है, एटम की हम कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, एटॉमिक नंबर पता हो, कॉन्फ़िगरेशन से पता लगेगा हमारे को उसकी वैलेंसी, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम आगे आयंस बनाएंगे, आयंस से केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे। कुछ तो आपको समझ में आने लग गया होगा कि आयंस की फॉर्मेशन कुछ तो हमने करवाई। अब आयनिक कंपाउंड के बारे में यानी कि केमिकल फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा जी मैं इतना रखूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अब तक जो आप देख रहे हो तो इसका तो समझ में आया होगा कुछ। तो बेटा जी इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बेटा जी शेयर करें हमारी वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं हमसे जुड़ें, इस वीडियोस का, इस लेक्चर्स का फायदा उठाएं। तो बेटा जी आज के लिए मैं इतना रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।